हेलो साथियों, मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, इससे पहले जो हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ा था उसमें लास्ट का एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन के चलते चलते वीडियो कट गई थी, है ना। वीडियो कट गई थी, उसका मैं आंसर नहीं बता पाया था। मैं उस क्वेश्चन को अभी आप थोड़ी देर तक रोक के रखना, उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम की क्लास 3 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सभी लोग चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भाई कमेंट सेक्शन में बताया करो कि भाई वीडियो कहाँ पसंद नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही, आवाज़ ठीक नहीं आ रही या क्लियरिटी नहीं आ रही या कोई भी दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो भाई। ठीक है, चलो अब हम अपनी मेन जो है क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो सभी लोग पेन कॉपी ले लो और जो है शुरू शुरू करते हैं भाई हमारी क्लास। ठीक है, चलो भाई सभी लोग पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, 20 की पावर 604। ऊपर ना लिखो, कट रहा है। 20 की पावर 604। सभी लोग क्वेश्चन नोट करना भाई। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऊपर का कट भी रहा था, इसलिए हमने जो है आज एक लोग को जो है बैठाया है इसी के लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा और नीचे। ठीक, देखो भाई 20 की पावर 604। फिर कट रहा है। 20 की पावर 604। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो भाई, 20 की पावर 604, 20 की पावर 604 प्लस 16 की पावर 604। 20 की पावर 604 प्लस 16 की पावर 604 माइनस 3 की पावर 604, माइनस 3 की पावर 604। हाँ, माइनस 3 की पावर 604 माइनस 1, माइनस का 1 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। कट रहा है, किससे विभाज्य? हाँ, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किससे विभाज्य है। ठीक है भाई, ये दोनों कट। ठीक, किससे विभाज्य है। ठीक है भाई, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाई 20 की पावर 604 प्लस 16 की पावर 604 माइनस 3 की पावर 604 और माइनस का 1 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। इसके ऑप्शन भी लिख लो भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन लिखो इसका। पहला ऑप्शन ए 317। ठीक है भाई, बी ऑप्शन 323 और सी ऑप्शन 352। ठीक है भाई, और डी ऑप्शन 123। सभी लोग वीडियो को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन पे खुद से कोशिश करो भाई और लगा के दिखाओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, सभी लोग क्वेश्चन पे कोशिश करो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं। देखो जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि भाई 20 की पावर 6, अब आवाज क्लियर आएगी भाई। ठीक है, देखो 20 की पावर 6 प्लस 16 की पावर 604 माइनस 3 की पावर 604 माइनस 1 किससे विभाज्य है। तो देखो भाई एक काम करते हैं इसमें। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले से करके रखना होता है भाई। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप पहले से करके नहीं रखोगे तो आप एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें, अगर हम पहले क्वेश्चन को कर चुके होते हैं तो हमारे माइंड में वो बातें क्लिक हो जाती हैं, नहीं किया है तो वो बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाती है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि भाई एक काम करते हैं भाई, 20 की पावर 604 और माइनस 3 की पावर 604, या आप ऐसे करो कि भाई 20 वाले को और 1 वाले को एक बार साथ में ले लो और एक बार 20 वाले को और 3 वाले को एक बार साथ में ले लो। ठीक है भाई, तो हमने क्या काम किया कि पहले हमने 20 वाले को एक के साथ लिख लिया। हम इस क्वेश्चन को भाई ऐसे लिख रहे हैं कि भाई देखो 20 की पावर 604 माइनस का 1,
एक तरफ लिख लिया मैंने, ठीक है भाई, और प्लस अब ये कितना बचा, 16 की पावर 604 और माइनस 3 की पावर 604, ये आ गया, ठीक है भाई। चलो देखो, अभी आप मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर आपको कुछ डिविजिबिलिटी के रूल तो मैंने बताए थे, कुछ रूल और होते हैं वो भी याद होने चाहिए, ठीक है भाई। मैं अपनी क्लास में आपको जो है, देखो 4 नियम होते हैं, 4 नियम कितने होते हैं, 4, चारों नियम मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखो भाई, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो ये जो अभिव्यक्ति होगी, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये सदैव a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक है भाई। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है कि भाई अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो घात चाहे सम हो या विषम हो, n का मान चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हमेशा a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से विभाजित होगा, हमेशा, ठीक है भाई। ये रूल नंबर 1 है। अच्छा ठीक, बात आती है रूल नंबर 2 की। देखो रूल नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया गया है हमें, तो ध्यान रखना a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से विभाजित होता है, लेकिन a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से विभाजित होता है, लेकिन एक शर्त होती है भाई। शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि ऐसी स्थिति में जो n का मान होगा वो एक सम संख्या होगी, ठीक है भाई। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से जब विभाजित होता है, जब n एक सम संख्या होती है भाई, ठीक है। चलो ठीक, ये रूल नंबर 2 था। अब देखो रूल नंबर 3 सुनो, कहा जाता, रूल नंबर 3 में ये है कि भाई a की पावर n प्लस बी की पावर n, a की पावर n प्लस बी की पावर n, ये किससे विभाजित होगा, तो ध्यान रखना a की पावर n प्लस बी की पावर n a प्लस बी से विभाजित तब होता है जब n एक विषम संख्या होती है, जब n कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है भाई, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा रूल नंबर 3। अब देखो रूल नंबर 4 सुनो भाई। रूल नंबर 4 ये कहता है कि भाई a की पावर n प्लस बी की पावर n कभी भी a माइनस बी से विभाजित नहीं होता है, ठीक है भाई। ये 4 नियम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो वही 4 नियम इसमें लगाएंगे। देखो हम इसको अगर a मान लें और इसको b मान लें, तो देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n, देखो 1 है यहाँ पर, 1 के तो मैं पावर कुछ भी कर लूं वो तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर मैं कितना अपनी तरफ से भी 604 मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से, ठीक है। तो a माइनस बी करेंगे, यहाँ पर 20 था तो 20 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 19, यानी कि ये इतनी संख्या जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से कब विभाजित होती है, जब n एक सम संख्या होती है। तो देखो n 604 सम संख्या है कि नहीं है, तो देखो ये संख्या इतनी a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी, यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया, 16 और 3 19। तो देखो एक बात बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक की संख्या 19 से विभाजित है और यहां से लेकर यहां तक की संख्या भी 19 से विभाजित है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी, होगी कि नहीं होगी। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या हमारे सामने लिखी है ना, पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 19 से विभाजित है। पूरी संख्या किससे विभाजित है, 19 से विभाजित है। अच्छा ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा था, एक बार हम 20 को एक साथ एक बार हम 20 को 1 के साथ ले लें, एक बार हम 20 को 3 के साथ ले लें, दोनों कंडीशन में जो है आंसर आएगा। देखो अब देखो, अब हमने क्या किया भाई, 20 को 3 के साथ ले लिया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, b की पावर 604, b की पावर 604 सॉरी 20 की पावर 604 माइनस 3 की पावर 604, ठीक है भाई, प्लस 16 की पावर 604 और माइनस का 1, ठीक है भाई। अब जरा एक बात बताओ, देखो फिर से वही बात आ जाएगी, a की पावर n माइनस बी की पावर n सदैव किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। तो देखो 20 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या होगी वो किससे विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा ठीक, अब यहां देखो, a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से भी तो विभाजित होती है, कब, जब n एक कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। तो देखो यहाँ तो 604 सम संख्या लिखी हुई है ना।
तो देखो ये संख्या इतनी a की पावर n माइनस b की पावर n, यानी यहाँ पर भी 604 मान लें तो ये a प्लस b से भी विभाजित हो जाएगी जब n एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि 604 सम संख्या ही है ना। तो देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या होगी वो भी 17 से डिवाइड होगी। इसका मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या 17 से डिवाइड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या 17 से डिवाइड है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई पूरी संख्या 17 से डिवाइड है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है भाई कि देखो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 19 से भी डिवाइड है और ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड है 17 से भी डिवाइड है। हमें अच्छी तरीके से पता है जो संख्या 19 से भी विभाजित है 17 से भी विभाजित है तो वो 19 और 17 के गुणनफल से भी तो विभाजित होगी। तो 19 और 17 का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19 सत्ते 133 की 3 आज से लगी 13 और 19 एकम 19 और 13 कितने हो जाएंगे 32। ठीक है भाई, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 323 और हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बी वाला होगा। जो हमारा बी आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए कि नहीं, आगे बढ़े। ठीक है भाई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब धीरे धीरे भाई सारी चीजें सुधर जाएंगी। ठीक है, थोड़ी कुछ मिस्टेक वगैरह हो रही है लेकिन वो धीरे धीरे जो है सारी चीजें जो है ठीक आ जाएंगी। ठीक है भाई, टेम्परेचर इज टू हाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का नोट करो भाई सभी लोग। देखो कहा जा रहा है कि 3 की सबसे बड़ी घात ज्ञात कीजिए जो दिए गए गुणनफल। सभी लोग क्वेश्चन लिखो भाई। 3 की सबसे बड़ी घात ज्ञात कीजिए जो दिए गए गुणनफल। कौन सा गुणनफल दिया जा रहा है? देखो भाई गुणनफल दिया जा रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और इसी तरह से हम गुणा करते जाएं कहां तक 23 गुणा 24। ठीक है भाई, 23 गुणा 24। ठीक है, 23 गुणा 24। ठीक, हाँ 3 की सबसे बड़ी ज्ञात कीजिए जो दिए गए गुणनफल 1 2 3 कहां तक 23 24 को विभाजित कर दे। ठीक है भाई, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 3 की सबसे बड़ी घात जो इस सारे गुणनफल को क्या कर दे विभाजित कर दे। ठीक है भाई, चलो देखो हमें क्या करना है कि भाई हमें 3 की सबसे बड़ी घात बतानी है जिससे क्या हो जाए ये सारा गुणनफल विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे सामने गुणनफल लिखा है इसमें जो 3 के फैक्टर हमें मिलेंगे यानी कि जो 3 के गुणनखंड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। ठीक है भाई, वो जानना हमारे लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो कैसे पता करते हैं, ध्यान रखना कि भाई हमें अगर लगातार संख्याएं दे दी जाएं और हमें उन लगातार संख्याओं में गुणनखंड बताना हो कि भाई कितने गुणनखंड होंगे और जो कोई भी संख्या का हमसे पूछ ले कि भाई इस संख्या के बताइए कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या करना पड़ेगा। देखो भाई हमें पहले निकालना है इसमें 3 के गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो संख्याएं देखो कहां तक लिखी है 24 तक, तो एक तरफ लिख लेंगे कितना 24। अब देखो हमें 3 के गुणनखंड निकालने हैं तो हम 3 का इसमें करेंगे डिवाइड और ध्यान देना 3 का डिवाइड हम तब तक करते जाएंगे जब तक डिवाइड होता चला जाए। ठीक है भाई, और अगर यहाँ पर कोई शेषफल बच रहा है देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो केवल जो मतलब रखेंगे वो भागफल से रखेंगे यानी कि कोशेंट से। ठीक है भाई, अगर वहां पर कोई शेषफल बच रहा है यानी कि रिमाइंडर आ रहा है तो उस शेषफल को हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो 24 को भाग देंगे किससे 3 के हमें फैक्टर चाहिए तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 3 अट्ठे 24 8 बार। अब मैंने कहा कि डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक डिवाइड होता जाए। अब देखो ये 8 है दोबारा भी तो 8 में हम भाग दे सकते हैं 3 का। अब कितना आएगा 3 दूनी 6 2 आ गया, लेकिन अब ये जो 2 है अब दोबारा 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि भाई 2 जो है 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो जहां तक डिवाइड होता जाए वहां तक करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक डिवाइड हो रहा है तो यहां तक डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 8 और 2 कितने हो जाएंगे बोलो 10 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ
कि अगर संख्याएं 1 से लेकर 24 तक लिखी हैं तो उसमें जो 3 के फैक्टर हमें टोटल मिलेंगे तो वो 3 के फैक्टर टोटल कितने मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। 10 देखो, एक यहाँ पर मिलेगा, एक आगे कहीं 6 पर मिलेगा, एक आगे कहीं 12 पर मिलेगा। इस तरह से जो है टोटल 3 के जो फैक्टर मिलेंगे वो हमें 10 मिल जाएंगे। ठीक है, इससे 12 से पहले 9 पर भी मिलेगा, है ना, बहुत जगह। तो देखो अब एक बात बताओ, अगर हमें इस पूरे गुणनफल को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, कौन सी संख्या से? 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 के टोटल फैक्टर कितने हैं? 10। तो इसका मतलब हम 3 की घात कितनी ले लें? 10 ले लें। तो ये पूरा जो गुणनफल क्या हो जाएगा, वो जो है पूरा गुणनफल 3 की पावर 10 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा कि भाई 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी ले लें? 10 ले लें। अगर हम 3 की घात 10 ले लें तो ये पूरा गुणनफल जो है इससे पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में बात आई कि नहीं आई? आगे बढ़े? ठीक है भाई, चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कहा जा रहा है फैक्टोरियल 777 में, फैक्टोरियल 777 में, ठीक, हाँ कट रहा। फैक्टोरियल 777 में, ठीक है, फैक्टोरियल 777 में 7 का उच्चतम घातांक क्या है? 7 का उच्चतम घातांक क्या है? ठीक है भाई, फैक्टोरियल 777 में 7 का उच्चतम घातांक क्या है? ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर भी बात वही आ गई कि हमें बताना है कि फैक्टोरियल 777, देखो फैक्टोरियल 777 का जब हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 777 का मान बताना है। तो देखो फैक्टोरियल 777 का मान कैसे बताया जाएगा? देखो 777 गुणा 776 गुणा 775, और ये कहानी कहाँ तक चलती जाएगी? 1 तक चलती चली जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया कि नहीं बन गया? 1 से लेकर जो है 777 तक की लगातार संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं, और हम इसमें ये ढूंढ लें कि आखिर इसमें 7 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे। उसी की 7 के जितने फैक्टर होंगे उसी में हम क्या कर देंगे? घात चढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो 7 के फैक्टर इसमें निकालते हैं भाई। तो देखो हमें संख्याएं कहाँ तक लिखी है? 777 तक, और फैक्टर चाहिए हमें 7 के, तो 7 का कर देंगे डिवाइड, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक डिवाइड होता रहे। ठीक है भाई, चलो देखो तो कितना आएगा बोलो? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 111। दोबारा फिर से डिवाइड करेंगे 7 का, तो कितना आ जाएगा? देखो भाई 7 एकम 7, बचे कितने? 4, हो गए 41। 7 पना 7 पना 35। ठीक है भाई, चलो 7 पना 35, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई 7 एकम 7, 7 पना 15 आ गया। अब ये दोबारा 15 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 15/7 यानी कि 7 दूनी 14। लेकिन अब ये जो 2 है वो दोबारा 7 से नहीं कटेगा, तो यहीं पर रुक गए भाई। जोड़ लेंगे तो भाई 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, और ये 1 128। ठीक है भाई, तो देखो 128, यहाँ पर आंसर 128 आएगा। अगर नीचे कट रहा हो तो भाई यहाँ देख लेना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 के जो फैक्टर मिलेंगे वो 128 मिलेंगे। तो 7 का हम उच्चतम घातांक कितना ले सकते हैं? 128 ही तो ले सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना भाई। तो 7 का उच्चतम घातांक किसमें हो जाएगा? 128। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ठीक, ठीक, टेम्परेचर है तो ठीक भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि देखो भाई 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, और ये कहानी चलती जाए कहां तक? 950 के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे?
ठीक है भाई, शून्य होंगे। देखो मैंने आपको नंबर सिस्टम में पहले पढ़ाया होगा कि भाई जब भी हम जीरो निकालते हैं तो जीरो मैटर करते हैं कि 5 और 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर निकालेंगे कि इसमें 2 के कितने फैक्टर हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे इसमें 5 के कितने फैक्टर हैं। जितने 5 के फैक्टर होंगे और 2 के फैक्टर होंगे, जितने 5 और 2 के जोड़े बन जाएंगे, जीरो भी उतने ही होते हैं। ठीक है भाई, 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, चलो अब हम फाइनली इसमें क्या निकालते हैं कि भाई 5 के जोड़े निकालते हैं और 2 के जोड़े निकालते हैं। ठीक है, अब देखो 5 के पहले हम फैक्टर निकालते हैं इसमें। तो देखो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 20 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 10 इंटू कितना 2, 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू कितना 3, और ये कहानी 950 तक चलती जाएगी तो 950 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू कितना 95। मैंने अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि भाई इन सभी संख्याओं में हर जगह 10 आ रहा है। तो हमने क्या काम किया कि हर संख्या से 10 को निकाल के बाहर कर लिया। तो देखो 10 हर जगह आ रहा है, और कहाँ तक 95 तक। देखो 1 2 3 4 95 तक संख्याएं चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम हर जगह से 10 को बाहर लेंगे तो 10 का गुणा 95 बार करने से अच्छा है हम लिख लें 10 की पावर कितना 95, और अंदर फिर कितना बच जाएगा। देखो 1 2 3 4, और ये कहाँ तक बोलो 95 तक। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना भाई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें चाहिए 5 के फैक्टर, कि इसमें 5 के फैक्टर कितने हैं, और चाहिए हमें 2 के फैक्टर। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर अगर हम 5 के फैक्टर निकालेंगे तो देखो क्योंकि यहां पर 10 की पावर 95 है तो 10 में 2 और 5 दोनों के ही फैक्टर हैं। 5 के फैक्टर मुझे देखने से ही लग रहे हैं यहां पर कितने हैं 95 हैं, और 5 के फैक्टर अंदर से भी तो मिलेंगे। 1 से लेकर 95 तक जो संख्याएं गुणनफल में लिखे यहाँ से भी तो 5 के फैक्टर मिलेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से 5 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 95 और बटे कितना बोलो 5, ये कितना आ जाएगा 19, फिर से 19 बटे 5, ये कितना आएगा 5 तियां 15, 3, इतना ही आएगा भाई। ठीक है भाई, अब ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो देखो 5 यहाँ पर अंदर जो 5 के फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे 19 और 3 कितना 22। ठीक है, 19 और 3 कितना ठीक 19 और 3 कितना 22। अच्छा ठीक, और ये 95 फैक्टर और थे तो इसमें 95 और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 2 7, और 9 और 2 कितना बोलो 11। ध्यान देना यहाँ पर जो 5 के फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 117। 95 जो हमें देखने से ही लग रहे हैं, और 22 फैक्टर यहाँ अंदर से 5 के निकल के आएंगे। तो 5 के जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 117। देखो जब आप यहाँ पर 2 के फैक्टर निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा निकलेंगे। जैसे हमने 5 के फैक्टर यहाँ निकाले हैं, इसी सेम तरीके से हम 2 के फैक्टर निकालेंगे, वो बहुत ज्यादा निकल जाएंगे। अब एक बात बताओ, 2 के फैक्टर तो बहुत ज्यादा निकल जाएंगे, है ना। 2 के फैक्टर क्या निकलेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन 5 के फैक्टर कितने हैं 117 ही है। तो 2 के जो फैक्टर बहुत सारे होंगे वो 5 के फैक्टर्स के साथ जोड़े कितने बना पाएंगे 117 ही तो बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 के फैक्टर ही 117 हैं। तो 117 से ज्यादा तो जोड़े बनेंगे नहीं 5 और 2 के। तो जितने जोड़े बनते हैं अंत में उतने ही जीरो आते हैं। तो इस संख्या में अंत में जीरो कितने आएंगे 117 जीरो आएंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो गुणनफल हमारे सामने लिखा हुआ है इसमें जो है जीरो अंत में कितने आएंगे 117 आएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग। ठीक, ठीक भाई, अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग। ठीक, चलो लिखो, यदि 3 अंकों की संख्या, सभी लोग क्वेश्चन लिखो, यदि 3 अंकों की संख्या, यदि एक 3 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के समान है, यदि एक 3 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के समान है, ठीक है भाई, तो संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी, संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, पहला ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन ए कॉमा बी दोनों,
ठीक है भाई। और डी ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है भाई, आंकड़े अपर्याप्त। देखो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल के समान है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या होगी किससे विभाजित होगी। अब देखो हम मान लेते हैं तीनों संख्याओं के जो इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो अंक हैं वो मैं मान लेता हूं x, y और z है। अरे ठीक है, नहीं यार, ठीक। तीनों संख्याओं के जो हम तीनों संख्याओं के जो हम अंक मार रहे हैं, सॉरी तीनों संख्या एक ही है, उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो अंक मार रहे हैं वो मार रहे हैं x, y, z। x इकाई का अंक, y दहाई का अंक और z सैकड़े का अंक है। तो देखो संख्या कैसे बनेगी, संख्या ऐसे ही तो बनेगी, x इकाई का अंक है तो इसमें 1 का गुणा होगा, y दहाई का अंक है तो इसमें 10 का गुणा होगा यानी कितना 10y, z सैकड़े का अंक है तो इसमें 100 का गुणा होगा यानी कितना 100z। तो ये जो संख्या बनेगी, अब ये उस क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो संख्या है अपने अंकों के योगफल के समान है। तो अंकों का योगफल कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसके क्या है बराबर। ठीक है, अच्छा ठीक, ठीक है भाई। तो देखो हाँ ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लेते हैं। देखो x से x कट जाएगा, y जब इस तरफ आएगा तो 10y में से 1y घटेगा 9y, 100z में से 1z घटेगा, कितना बचेगा 99z माइनस का कितना 9y। अगर हम इसमें से 9 कॉमन लेने तो कितना आ जाएगा 11z माइनस का कितना बोलो y। अब आप मुझे खुद के देख के बताओ, ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से डिवाइड कर दो तो ये संख्या कट जाएगी भाई। अब देखो जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी तो कटेगी, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ये संख्या ए और बी दोनों से कटेगी, यानी 3 और 9 दोनों से कट जाएगी, ऐसी संख्या जैसा क्वेश्चन में हमसे कंडीशन बोली जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो ठीक। चलो ठीक है भाई, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो भाई सभी लोग, ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। देखो भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओ ये क्वेश्चन सभी लोग। जब तक लिखो, जब एक छोटी से छोटी संख्या को, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, सभी लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे मुझे पता है, ठीक है। देखो जब एक छोटी से छोटी संख्या को क्रमागत रूप से, क्वेश्चन लिखो भाई सभी लोग, जब एक छोटी से छोटी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है भाई, जब एक छोटी से छोटी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो शेषफल क्रमशः 2 और 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। आगे लिखो, यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 और 3 से विभाजित किया जाए, ठीक है भाई, यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 और 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे, तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे, ठीक है भाई। चलो मैं इसके ऑप्शन भी देता हूं, देखो भाई इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो है 0,1, 0,1 ए ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो 2,1, 2,1। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन वो है 1,0। और जो डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन वो कौन सा है 3,1, ठीक है भाई। चलो सभी लोग कोशिश करो, मुझे पता है कि भाई इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, मुझे वो नहीं कहते, डाउट नहीं है, ठीक है, पूरा भरोसा है। चलो देखो सभी लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाएंगे भाई वो लगाएंगे कौन सा 1,0, जो कि सरासर क्या है, गलत है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर 1,0 नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 2,1 आएगा, ठीक है भाई। कैसे आएगा वो मैं बताता हूं भाई। चलो देखो,
देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं क्रमागत रूप से भाग देना, देखो क्रमागत रूप से भाग देने का मतलब सीधा सीधा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे मान के चलो हम कोई संख्या 15 है और उसमें हम मान के चलो 2 से भाग दे रहे हैं, तो क्रमागत रूप से मतलब ये भाग हुआ कि जैसे हमने 15 में 2 का भाग दिया तो भागफल कितना आएगा, देखो 2 सत्ते 14, भागफल 7 आएगा कि नहीं आएगा। अब भागफल 7 आया, अब हम दोबारा से फिर इसी भागफल में यानी कि 7 में दोबारा फिर से 7 में भाग दे दें किसी दूसरी संख्या से, फिर जो भागफल आए उसमें किसी दूसरी संख्या से भाग दे दें, फिर जो भागफल आए उसमें किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे, और जो शेषफल आते जाएं उनको क्रम से लिखते जाएं, और जो भागफल आए उनको क्रम से लिखते जाएं, और जो भाजक हो उनको क्रम से लिखते जाएं। तो ये होता है क्रमागत रूप से भाग देना, ठीक है भाई। लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान, कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। जब भी हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम देखो कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, इस तरह से लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, भाजक, इंग्लिश में क्या, डिवाइजर, ठीक है भाई। यहाँ पर भाजक होंगी, ठीक है, यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएंगी डिवाइजर, और यहाँ पर जो संख्याएं होंगी बीच में लिखाई वो कौन सी होंगी, भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, ठीक है भाई, डिवाइडेंड। और यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो कौन सी होंगी, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इस वाली लाइन में भाजक, इसमें भाज्य और इसमें शेषफल। तभी वो फॉर्मूला सुना है कौन सा होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है भाई, वो यही से लगता है। देखो भाई अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 6 से विभाजित किया जाता है। देखो 4 और 6 से भाग दिया जा रहा है तो भाजक हमारा क्या है, 4 और 6, तो देखो 4, 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कौन कौन से मिलते हैं, 2 और 5 प्राप्त होते हैं भाई, शेषफल 2 और 5। अब देखो शेषफल लिखे जाएंगे वो जस्ट यहाँ से नहीं शुरुआत होंगे, वो नीचे से होते हैं भाई, एक लाइन छोड़कर, ठीक है। तो शेषफल कितने प्राप्त होते हैं, 2 और 5, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चे जो गलती करेंगे वो कहाँ करेंगे। देखो लोगों को लगता है कि जब लास्ट में भाग नहीं जाता तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और इसका आंसर निकालेंगे, 6 एकम 6 और 5 कितना, 11, ठीक है। 11 चौगु 44 और 2 कितना, 46। बच्चों के हिसाब से जो हमारी संख्या थी, जो मेन संख्या थी वो निकल के कौन सी आएगी, 46 आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे लोग कि अब क्वेश्चन में हमसे क्या फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, यहाँ तक फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, और अब लगातार उन्होंने कहा कि अब संख्या उनको मिल गई कितनी है, 46, संख्या कितनी मिल गई, 46। अब इसको क्रमागत रूप से किससे भाग दिया जाए, 5 और 3 से। तो 5 और 3 से भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा, तो लोग कहेंगे भाई 46 को 5 से काटेंगे तो देखो 5 ने 45, बचा कितना, 1, शेषफल यहाँ पर आ गया। अब 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, अब शेषफल कुछ बचा नहीं, 0, और शेषफल लोग 1, 0 ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, जो कि आंसर क्या है, सरासर गलत है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर सरासर गलत इसलिए है क्योंकि ये संख्या बिल्कुल सही है, संख्या 46 ही होगी। जब आपको क्रमागत रूप से 4 और 6 से भाग दोगे तो 2, 5 शेषफल मिलेंगे, और 5, 3 से भाग दोगे तो 1, 0 शेषफल आएगा, संख्या बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत में हमने क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है भाई, कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो आप अब मुझे एक बात बताओ, जो सबसे छोटी संख्या होगी लास्ट में उसमें भाग ही नहीं जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करूं तो कैसे करूंगा, 4 और 6 से भाग दिया जा रहा था, लास्ट में जो हम भागफल यहाँ पर हमने कितना लिया था, यहाँ पर लास्ट में भागफल 1 लिया था, लेकिन ये 1 आएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में भाग जाएगा ही नहीं। जब छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा भाई, 0, ठीक है। अब देखो उसने कहा था कि भाई शेषफल कितने प्राप्त होते हैं, 2 और 5। अब देखो 6 गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 5 यानी कितना, 5। अब देखो 4 पंजे 20 प्लस 2 कितना, बोलो 22। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 22 होगी, 46 नहीं होगी। 46 बड़ी संख्या हो जाएगी इससे, हालांकि आंसर 46 भी सही है, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या लेकिन 22 होगी। जब आप 22 को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर मैंने 22 लिया, ठीक है। अब क्रमागत रूप से 5 और 3 से भाग दे रहा हूं तो देखो 5 चौको 20, कितना बचा, शेषफल कितना आया, 2। अब 3 में 4 का डिवाइड 4 में 3 का डिवाइड करता हूं तो देखो 3 एकम 3, अब यहाँ पर कितना बचा, बोलो 1। तो इसका मतलब जो हमारे शेषफल आएंगे वो 2, बनाएंगे, जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा भाई, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूं, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सी नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो
बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लें भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, सभी लोग अगला क्वेश्चन लिखो भाई। ठीक, देखो, यदि किसी संख्या को स्वयं के 3/5 से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को स्वयं के 3/5 से गुणा किया जाए तो प्राप्त मान, सभी लोग क्वेश्चन नोट करो भाई, यदि किसी संख्या को स्वयं के 3/5 से गुणा किया जाए तो प्राप्त मान 12 स्क्वायर की तुलना में 3 स्क्वायर कम है। देखो भाई, तो प्राप्त मान 12 स्क्वायर की तुलना में 3 स्क्वायर कम है, ठीक है। तो प्राप्त मान 12 स्क्वायर की तुलना में 3 स्क्वायर कम है, तो संख्या का 5/3वां भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो संख्या का 5/3वां मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई लगा के दिखाओ सवाल। ठीक है, चलो देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक्स संख्या है, संख्या क्या है? एक्स। उसने ये कह दिया संख्या, यदि किसी संख्या में उसके खुद का यानी संख्या का ही एक्स का कितने से गुणा किया जाए, 3/5 से गुणा किया जाए तो 12 का स्क्वायर यानी 144 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 144 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 135, है ना। तो 135 है, जरा इसको कैंसिल आउट करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 × 12, 3 बचे 15, 5 से ये कटेगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बराबर तो आ जाएगा 5 × 25, 5 × 20 और 2 22। देखो एक्स स्क्वायर का मान आया 225, तो जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा भाई? 15। और हमसे क्या पूछा है? संख्या का 3/5वां भाग बताइए। तो 3/5 नहीं, 5/3वां भाग बताइए। तो देखो 3 बचे 15, 5 बचे 25, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा, ठीक है भाई। चलो तो देखो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास 3। अच्छा, पिछली वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था, एक्स का मान हमें क्या लेना चाहिए, जिसके लिए एक्स का मान अधिकतम, शायद पिछली वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो अधूरा रह गया था, उसका आंसर नहीं हो पाया था, क्वेश्चन पूरा समझा दिया था। मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ, उसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। और आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। हम मेहनत के साथ आपके साथ इसी तरह से लगे रहेंगे, बस आप जो है साथ दीजिए, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है भाई।